अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुमने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझा है और तुम्हें उसे दोबारा समझने की जरूरत है। तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करके कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, बल्कि कॉन्सेप्ट समझ के बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। यही राइट प्रोसेस है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 3D टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई का हॉट्स क्वेश्चन है। ये जी मेंस में आ चुका है और इसके आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और निकलते हैं। इसलिए तुमने इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इसके बेसिस पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना ताकि तुम्हें प्रोसेस जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, बल्कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पहले उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और फिर इस पर रियल क्वेश्चन दूंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से देखो, ऑब्जर्व करो, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करो और देखो गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम कैसे रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसके बाद वीडियो पॉज करके तुम खुद रियल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर तुम रियल क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेते हो, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तुम्हारा प्रोसेस क्लियर है और तुम इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैंने सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दिया है और तुम देखो वहां पर कैसे हम प्रोसेस से सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं ताकि तुम इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और फिर उस पर रियल क्वेश्चन दूंगा। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये लाइन दे रखा है, ये लाइन जो है इस पॉइंट O जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है उसके लिए मिरर का काम कर रहा है। तो इस लाइन मिरर में जो ये पॉइंट O है उसका इमेज क्या होगा, मतलब सपोज इस लाइन मिरर में जो O का इमेज है वो I बन रहा है। ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही बनेगा क्योंकि हमें पता है इमेज मिरर के दूसरी साइड बनता है, तो यहां पे बनेगा। तो ये इमेज आई है और तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि इमेज कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, मिरर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसलिए अगर मिरर O और I को ज्वाइन करने वाली लाइन को P पर इंटरसेक्ट करता है तो जो P है वो O और I का मिड पॉइंट होगा। इसके अलावा OP जो होगा वो तुम्हारा मिरर पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल गया कॉन्सेप्ट्स पे। अब इस बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सपोज मैं P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं अल्फा बीटा गामा। तो हमने P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लिया है। तो ध्यान देना, अभी मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन दूंगा, तो इसलिए इसे ठीक से ऑब्जर्व करना प्रोसेस क्या हो रहा है और किस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना होगा और जब तुम खुद सॉल्व कर पाओगे तभी ये पता चलेगा कि तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा है कि नहीं। अगर खुद नहीं कर पाए तो इसका मतलब ठीक से नहीं बैठा है, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी। तो मैंने P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा ले लिया है। क्लियरली P जो है मिरर पे लाई करता है। तो अगर P मिरर पे लाई करता है तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो मिरर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम x की जगह अल्फा रख देंगे, y की जगह बीटा रख देंगे और z की जगह गामा रख देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा अल्फा माइनस A1 अपॉन T1 इक्वल टू बीटा माइनस A2 अपॉन T2 इक्वल टू गामा माइनस A3 अपॉन T3। तो ये तीनों इक्वल में है। तो जब इस तरह से रेशियो इक्वल में होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके इक्वल टू हम कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट सपोज लैम्डा ले लेते हैं।
तो जब मैं इसको इक्वल टू लेमडा रखूंगा और इंडिविजुअल रेशियो को लेमडा के इक्वल करूंगा तो मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा और गामा जो है मुझे लेमडा के टर्म्स में मिल गया है। इसका मतलब यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा लेमडा। अब अगर मुझे लेमडा की वैल्यू मिल जाए तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कैसे आएगी? तो उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो ओपी है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस लाइन की इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखे हैं T1, T2 और T3, ये एक्चुअली में लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स या डीआर है। तो अगर टी वेक्टर को लाइन का पैरेलल वेक्टर लूं तो T1, T2, T3 जो है इसका कंपोनेंट है या डीआर है। तो मैं टी वेक्टर को लिख सकता हूं T1 आई कैप प्लस T2 जे कैप प्लस T3 के कैप। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है क्योंकि इक्वेशन में T1, T2, T3 जो है वो नोन क्वांटिटी है। अब ओपी जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ओपी वेक्टर जो होगा वो टी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ओपी लाइन के परपेंडिकुलर है तो ओपी वेक्टर ऑब्वियसली टी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टी वेक्टर। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? याद करो कि डॉट प्रोडक्ट में क्या था। जितने भी पीछे की चीजें हैं तुम्हें याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो सॉल्व कैसे करोगे? कोई आके तो तुम्हें बताने वाला है नहीं और एग्जाम में तो याद ही रखना पड़ेगा। इसलिए पढ़े हुए फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे इजीली। वो भूलना नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो। तो देखो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ओपी वेक्टर डॉट टी वेक्टर जो है वो जीरो आएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब टी वेक्टर तो तुम्हें दे रखा है, तुम ओपी वेक्टर निकालो। ध्यान दो, यहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैं पीछे डिस्क्राइब कर चुका हूं कि वो लेमडा के टर्म्स में आई है। भूल तो नहीं गए? तो जो भी स्टेप्स तुम कर चुके हो उसको दिमाग से निकालना नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में घूमते रहना चाहिए, क्योंकि उसका यूज आगे के स्टेप्स में हो सकता है। पहले के स्टेप में तुमने क्या किया वो तुम्हें याद रहना चाहिए, तभी तुमसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते रहेंगे। अब देखो, यहां पे मैं पहले स्टेप में कर चुका हूं कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मुझे सिंगल वेरिएबल लेमडा में आ चुकी है। तो मैं ओपी वेक्टर जब निकालूंगा तो क्योंकि ओ का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, तो जो ओपी वेक्टर होगा वो भी लेमडा के टर्म्स में आएगा, मतलब उसमें सिंगल वेरिएबल लेमडा होगा। और टी वेक्टर मुझे पता है, तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो रखूंगा तो एक ही वेरिएबल है लेमडा। तो एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से क्लियरली हमें लेमडा आ जाएगा, और जब यहां से लेमडा आ जाएगा तो मुझे यहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि वो लेमडा के टर्म्स में है। तो जब ये पता चल जाएगा, तो जब P का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो P क्योंकि O और I का मिड पॉइंट है, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से I का कोऑर्डिनेट इजीली पता लगा सकता हूं, और I क्या है? O का इमेज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन क्या सकता है कि P देखो क्या है। P जो है O से मैंने इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट है। तो सेम इसी चीज में तुम्हें ये क्वेश्चन भी दे सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन। किसी गिवन पॉइंट से लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो बताओ उस परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो, सेम प्रोसेस है। फुट को तुम अल्फा बीटा गामा ले लो, और जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है वही फुट का कोऑर्डिनेट है। मतलब ये जो इमेज वाले क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन आ रहा है, इमेज उससे एक स्टेप आगे जाके निकल रहा है। इसी में तीसरा क्वेश्चन ये बनता है
कि हमने O से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि OP है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? उसका एक प्रोसेस और है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है कि जब तुम्हें P का कोऑर्डिनेट मिल गया है तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच? अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस गामा माइनस 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये OP की लेंथ, तो ये O और P के बीच डिस्टेंस है, मतलब यही परपेंडिकुलर की लेंथ है। और क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तुम्हें पता है तो तुम्हें परपेंडिकुलर की लेंथ भी इजीली आ जाएगी। तो इस तरह से जब तुम्हें परपेंडिकुलर की लेंथ पूछेगा तो तुम्हें P का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है इसी प्रोसेस से, और फिर तुम्हारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से OP की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से इस एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं इस पे एक रियल क्वेश्चन देता हूं, तुम वीडियो पॉज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने आगे सॉल्यूशन डाल दिया है, अगर तुमसे नहीं होता है तो वो देख सकते हो। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये रियल क्वेश्चन है। ये तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3D में। ये लाइन जो है एक पॉइंट O जिसका कोऑर्डिनेट 163 है उसके लिए मिरर का काम करता है। इस मिरर में तुम्हें O का इमेज निकालना है। तो सपोज O का इमेज I है तो तुम्हें I का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इसके लिए जो पीछे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया था वो हम यूज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जो ये लाइन मिरर है वो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब हुआ P जो है O और I का मिड पॉइंट है। P वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन मिरर जो है O और I को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करता है, और ये P जो है O और I का मिड पॉइंट होगा। P का कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया है। इसके अलावा मिरर वाली लाइन O और I के परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसलिए OP परपेंडिकुलर टू लाइन होगा। ये इंफॉर्मेशन हमने कॉन्सेप्ट से यहां पे ले लिया है। पीछे कॉन्सेप्ट से मैं देख चुका हूं कि लाइन की इक्वेशन से मुझे पैरेलल वेक्टर भी निकाल लेना चाहिए जिसका मुझे यूज करना होगा। तो मान लो लाइन का पैरेलल वेक्टर T वेक्टर है, तो ये जो है लाइन के पैरेलल वेक्टर के DR है या कंपोनेंट है, कुछ भी तुम उसको एज्यूम कर सकते हो। तो ये अगर लाइन के कंपोनेंट्स हैं तो T वेक्टर हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। इस तरह से मुझे लाइन का एक पैरेलल वेक्टर जो है वो मिल गया। अब मुझे पता है P लाइन पे लाई करता है, तो P लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो P के कोऑर्डिनेट को लाइन की इक्वेशन में रख देते हैं। तो अल्फा बाई 1 इक्वल टू बीटा माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू गामा माइनस 2 बाई 3, ये हो जाएगा। अब क्योंकि 3 रेशियो इक्वल है तो इसको मैं इक्वल टू लैम्डा रख देता हूं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा बाई 1 इक्वल टू लैम्डा, बीटा माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, गामा माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा। और इस तरह से मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां से लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। 2 मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा, और फिर 1 इधर ले जाके मैंने ऐड कर दिया तो 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। गामा इक्वल टू 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 लैम्डा, और फिर 2 उधर ले जाके ऐड कर दिया तो 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सिंगल वेरिएबल लैम्डा के टर्म्स में आ गया है, क्योंकि एक वेरिएबल को निकालने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत होती है। तो वो एक कंडीशन मैं यहां से ला सकता हूं, और वो कंडीशन क्या है कि OP वेक्टर जो है वो T वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है कि OP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू T वेक्टर। इसका मतलब हुआ OP वेक्टर डॉट T वेक्टर जो है वो 0 होगा।
और ओपी वेक्टर जब मैं निकालूंगा तो पी का कोऑर्डिनेट लेमडा के टर्म्स में है, तो ओपी वेक्टर में मेरा लेमडा आ जाएगा, एक ही वेरिएबल होगा लेमडा, और टी वेक्टर मुझे पता है तो यहां से लेमडा की इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ओपी वेक्टर निकाल लेना चाहिए। तो ओपी वेक्टर क्या होगा? तो P फाइनल पॉइंट है और O इनिशियल पॉइंट है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू आई कैप प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू जे कैप प्लस दोनों के z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू के कैप, ये आ जाएगा मेरा ओपी वेक्टर। अब मैं अल्फा बीटा गामा में उसकी जो लेमडा के टर्म्स में वैल्यू है वो पुट कर देता हूं, तो जो ओपी वेक्टर है वो हो जाएगा इस केस में, अल्फा की वैल्यू लेमडा है तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1 आई कैप, प्लस बीटा की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6 जे कैप, प्लस गामा की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3 के कैप। तो इस तरह से ओपी वेक्टर हो जाएगा लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 5 जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 1 के कैप। अब मुझे पता है ओपी वेक्टर डॉट टी वेक्टर 0 होता है, तो ये कंडीशन मैं यूज कर लेता हूं। तो ओपी वेक्टर डॉट टी वेक्टर मुझे मिल जाएगा लेमडा माइनस 1 आई कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 5 जे कैप प्लस 3 लेमडा माइनस 1 के कैप, ये ओपी वेक्टर है, डॉट जो तुम्हारा टी वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये इक्वल टू 0 होगा। अब अगर इसे डॉट प्रोडक्ट से मैं सॉल्व करूं तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई और आई वाले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जे और जे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, के और के वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और आई जे के जो है वो हट जाते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो वहां जाके देखो कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो ये वाला तो ये वाला आई का कंपोनेंट इस आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1 प्लस जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लेमडा माइनस 5 इंटू 2 प्लस के का कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 लेमडा माइनस 1 इंटू 3, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो लेमडा माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 लेमडा माइनस 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करूं तो लेमडा प्लस 4 लेमडा 5 लेमडा, 5 लेमडा प्लस 9 लेमडा, 14 लेमडा माइनस माइनस 1 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे लेमडा की वैल्यू मिल गई 1, 14 को उधर ले गया और फिर इस 14 से डिवाइड किया तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1, बीटा इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 था, लेमडा की जगह 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 3, और गामा की वैल्यू थी 3 लेमडा प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। तो इस तरह से P का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया 1 3 5। तो हमें P का कोऑर्डिनेट पता लग गया है। अब हमें एक्चुअली में निकालना है I का कोऑर्डिनेट। तो मान लो I का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं ABC ले लेता हूं, तो इस तरह से मुझे ABC की वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या पता है कि P जो है O और I का मिड पॉइंट है, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूं। तो जो अल्फा है वो होगा A प्लस 1 बाई 2, जो बीटा है वो होगा B प्लस 6 बाई 2, और जो गामा है वो होगा C प्लस 3 बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 2, और बीटा की वैल्यू 3 है तो 3 इक्वल टू बी प्लस 6 बाई 2, और गामा की वैल्यू 5 है तो 5 इक्वल टू सी प्लस 3 बाई 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये सॉल्व होके हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 1 इधर आके माइनस होगा तो 2 माइनस 1 1, तो ए की वैल्यू आएगी 1,
और इसको सॉल्व करूंगा तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 6, और फिर 6 इधर आके माइनस हुआ तो वो हो गया 0, तो b की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से यहां 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10, और उसमें से 3 इधर आके माइनस होगा तो वो हो जाएगा 7, तो c की वैल्यू हो गई 7। तो इस तरह से जो हमारे पास i का कोऑर्डिनेट आ गया वो हो गया 107। तो O का जो इमेज का कोऑर्डिनेट होगा 107। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर O से मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्लियरली O से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट P है, तो तुमसे P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, तो वो हमने क्या निकाल लिया, P का कोऑर्डिनेट 135। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि फुट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 135 होगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O ऑन लाइन। कोई पॉइंट O से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी। तो क्लियरली परपेंडिकुलर की लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि O का कोऑर्डिनेट 163 है और P का कोऑर्डिनेट 135 है। तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो होगा OP। तो जो OP की वैल्यू आएगी तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा, तो वो होगा x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9 प्लस 5 माइनस 3, तो ये हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो देयरफॉर OP की जो वैल्यू है वो है √13। तो इसका मतलब हुआ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर √13 है। इसी को दूसरे वर्ड से एक और तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन। ये OP जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो है ही, इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि O की इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन। तो इस केस में वो बोलता है कि O की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द लाइन। तो बेसिकली वो OP ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो √13 निकला ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, साथ ही O की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे 3-4 तरह के क्वेश्चन कर लिए। तो तुम ध्यान से इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के हॉट्स क्वेश्चन है और GMain में भी आते हैं। तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो प्रोसेस कैसे हो रहा है, और इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट्स पे फिर तुमसे और भी जो बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। तुम मेरे वीडियो देखते रहो, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। और अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं क्वेश्चंस दूं, ऐसे वीडियो बनाऊं, वो तुम तक पहुंच जाए।